हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर दिया हुआ है, जैसे मून, सन, एक बल्ब है, यहाँ भी कुछ बल्ब है, कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो लाइट से आपको समझ में आएगा लाइट किस होगा। अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और लाइट का क्या क्या फिजिक्स में फिनोमेना होता है, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी इवेंट हैपनिंग होता है। उस पर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाई डू वी सी एन ऑब्जेक्ट। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। तो सबसे पहले सपोज ये लाइट है, ये दो लाइट जल रहा है, आप देख रहे हो। तो आपका जो आई है, आई की मैकेनिज्म अंदर है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो आई पर जब ये लाइट आता है, रोशनी आता है, तो हम इस लाइट को देख पाते हैं। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पर जो रखे हुए हैं टेबल, ये बेड, पिल्लो, इधर कुछ बोर्ड वगैरह है, यहाँ पर कुछ सोफा वगैरह है, ये कैसे देख पा रहे हैं? ये तो लाइट इमिट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि लाइट यहाँ से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर जाता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई के पास आता है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो चाहे तो लाइट डायरेक्ट हमारी आंखों में है या किसी अदर सोर्स से वहां पर लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्ट हो गया है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मून के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है, सन में अपना लाइट है, वहां से लाइट आता है, हम लोग देख पाते हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, मून भी शाइनिंग करता है, चमकता है। तो सनलाइट जो उस पर जाता है वो रिफ्लेक्ट होता है, हमारे आंखों पर आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि रोशनी वहां से आ रही है। ठीक है, इसलिए हम लोग देख पाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे घटना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दो तरीके से सोर्स होते हैं, एक है जो डायरेक्ट लाइट को एमिट करता है, एक है जो डायरेक्ट लाइट को एमिट नहीं करता, लेकिन किसी अदर सोर्स से लाइट उस पर गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट, बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम लोग बाद में जाएंगे। तो फिलहाल बस इतना समझते हैं कि एक डायरेक्ट लाइट आता है किसी सोर्स से, जिसके पास खुद का लाइट हो या नहीं हो, तो उस पर लाइट पड़ने के बाद हमारे आंखों के पास उसे टकरा के वापस आता है। इस कारण हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट जब वापस आता है टकरा कर, उसको हम लोग बोलते हैं कि रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, और बेसिकली जो रे है, तो हम लोग जो स्टडी करते हैं वो एक रे, सिंगल रे की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हैपनिंग नहीं होता है। नंबर ऑफ रेज रहते हैं, दैट इज द बीम ऑफ लाइट। ठीक है, चलो फिर भी हम लोग नॉर्मली रे उसको बोलते हैं कि चलो एक रे गया बस। ठीक है, तो उसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन उसका किस तरीके से होता है। तो हम लोग एक सबसे पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल कुछ देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या है कि ये कॉम्ब है, आप अच्छे से समझना। एक बात मैं आपको समझा दूं कि कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझते तो हो सकता है कि आप फटाफट देख लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, समझ के 10 20 50 न्यूमेरिकल लगा लो। हो सकता है आपके बोर्ड में आए, बना भी दोगे, डिराइव भी कर दोगे, हो सके जी या इंजीनियरिंग कंपटीशन में निकाल दो। लेकिन आगे चल के कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़ा मीन्स इस फील्ड से रिलेटेड, अब सिर्फ पढ़ के जॉब लेना है तो अलग बात है, उसके लिए मैं नहीं कुछ बोल सकता। लेकिन वाकई में इसमें इंटरेस्ट है, कुछ करना चाहते हो, कुछ इनोवेट करना चाहते हो, कुछ रिसर्च करना चाहते हो, तो बात वो है कि आप इसे ढंग से समझो। ऐसा ना हो कि यहाँ पढ़ के जाओ, कहीं एडमिशन हो जाए बीटेक करके और बाद में पता ही नहीं हो कि इंटीग्रेशन क्या होता है, पता ही नहीं है कि आखिर मोशन स्ट्रेट लाइन में था तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया, क्या हो गया। तो एटलीस्ट समझा करो, सिर्फ रटना नहीं है। यहाँ कंसेप्ट हो गया, उसको रट लिया, फॉर्मूला देख लिया, 10-20 न्यूमेरिकल लगा लिए, सिमिलर आ गया तो बना लिया, कुछ थोड़ी इधर उधर भी आया तो मिलता जुलता बना दिया चीजों को। नहीं, एक बात आप समझो कि जो क्वेश्चन राइज होता है वो कंसेप्ट से नहीं होता है,
कंसेप्ट क्लियर है तो जो क्वेश्चन फ्रेम करते वो जानते हैं कि बच्चा कहाँ कहाँ अनटच रह सकता है या समहाउ उनको कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस पॉइंट से ही बोलते हैं टफ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन टफ और इजी नहीं होता है। आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इजी क्वेश्चन भी आपके लिए टफ है। कंसेप्ट क्लियर है तो आपका कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन होता है, उसकी एक लैंग्वेज होती है, आप उसको समझो, वहीं से निकाला गया है वो चीज को, प्रॉब्लम वहीं से राइज हुआ है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर है, होपफुली बहुत मैक्सिमम चांस है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, हो सकता है उसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट को इंक्लूड कर दिया जाए, तो वहां पर अगर क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए 1000 न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप 5-10 भी बेहतरीन न्यूमेरिकल जिसमें सारे कुछ इंक्लूड है आप कर लोगे, सफिशियंट होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बुक के बुक 2-4 बुक लगाए जा रहे हैं, इससे कुछ होने जाना नहीं है। बेहतर है कि जो आप पढ़ते हैं उसको बहुत क्लियरली आप समझें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता, खुद से क्वेश्चन पूछा करो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। टीचर से आप पूछा करो, सर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही बता सकता था कि ठीक है एक रे है यहां से गया, तो आप बोलोगे सर ये रे है तो फिर इतने सारे ये मोटा मोटा क्यों दिख रहा है ये लाइन। तो आखिर में रे एक नहीं है, मल्टीपल रे है, इसको बीम बोलते हैं। एक लाइन मैंने बोल दिया, आप समझ गए। हम लोग बस आइडियल कंडीशन ले रहे हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये छोटी छोटी बात आप देखना, जैसे इस चैप्टर में जाओगे ना, बहुत छोटी छोटी बात है और सारे प्रॉब्लम वहीं से। अभी अगर बेस आपका क्लियर नहीं है, आगे हमेशा क्लियर नहीं होने वाला है। उसी प्लेटफॉर्म पर आप घर बनाते जाओगे और कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। तब न्यूमेरिकल आता है तब लोग को प्रॉब्लम होती है, अच्छा ऐसे कैसे हो गया। इसलिए मेरा बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी पढ़ो भले स्लो पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है 10 बुक से न्यूमेरिकल लगाना है, नहीं इससे भी लगा लेते हैं उससे भी लगा लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है, किसी एक बुक को उठाओ जो आपको अच्छा लगता है, उसकी भी 1000 न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन न्यूमेरिकल अगर सिलेक्टिव कोई आपको बताता है, सजेस्ट करता है, या उसी बुक ने सजेस्ट किया है, आप उसको बस लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है। होपफुली मेरी बात समझ रहे हो। चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो पहले आप देख लो पिक्चर में कि लाइट गया, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कॉम्ब है, आप घर पर भी कर सकते हो। और दूसरी बात एक और बात से बताना चाह रहा हूँ, अगर बिना पैसे ज्यादा खर्च के पॉसिबल है कि घर पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप प्लीज किया करो। एक बार कर लोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब देखो एक कॉम्ब है, कंघी सबके घर पे होती है। यहाँ पर बहुत सारे देखना पतले पतले उसमें सेपरेट होता है एक दूसरे से, सारे को ब्लॉक कर दो। जैसे एक जगह जो लंबा सा रहता है जगह छोड़ दो, किसी एक का ब्लैक पेपर से इसको कवर कर दो, यानी एक जगह से बस लाइट जा सके। ये व्हाइट पेपर आपको दिख रहा है, ये मिरर है बेसिकली, ये पीछे से पॉलिश है, ये मिरर है, ठीक है, रखा हुआ है। यहाँ से जब टॉर्च या कोई भी सोर्स लाइट जो स्ट्रेट जा सके, इस तरीके से यहाँ पर डालो आप, ठीक है। जब डालोगे आप कॉम्ब को आप इस पर रख दो, तो देखिए लाइट यहाँ से निकला और ये रिफ्लेक्ट हो गया, दिखा ये ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट गया और जो रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पर कुछ बार बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको एक कॉमन चीज मिलेगा। और कॉमन चीज ये है कि यहां से अगर मैं नॉर्मल खींचू, नॉर्मल मीन्स क्या हुआ, 90 डिग्री, ये जो मिरर है ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल है इंसिडेंट और ये है जो रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको आई और से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, ये दोनों जो है आपस में है इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये जो आपने रे देखा, ये रे इंसिडेंट रे, यानी कि इसको मैं अगर ऐसे दिखा दूं, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब देखो, ये जो पेपर है व्हाइट पेपर आपने देखा, ये देखो ये पेपर पर गया रे, इसी पेपर पर ऐसे वापस आया है, ये नॉर्मल मैंने उसी पेपर पर खींचा है, ये सारे एक प्लेन में है।
ये सारे के सारे एक प्लेन में। तो ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल सारे एक ही प्लेन में होते हैं। कभी आपको टाइम मिले बिल्कुल करके देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कभी नहीं भूल पाओगे आप। इसका क्या रूल रेगुलेशन वगैरह है। ओके, अब देखो हम इसको लैंग्वेज में है, आप देख सकते हो लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने डिस्कस किया द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। अभी हमने डिस्कस किया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और चीज को डिस्कस करेंगे। अब देखो हमने अभी डायग्राम से देखा इसको, ये है ना, अभी हमने प्रैक्टिकली देखा। इस तरह के मिरर है, आप देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे गया ऐसे, रिफ्लेक्टेड हुआ, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री। ये क्या है अपना, ये 90 डिग्री है, किससे, प्लेन से। ये एंगल बराबर है आई इक्वल टू आर, क्या है ये एंगल इसके बराबर है। और जो नॉर्मल, ये नॉर्मल जो है और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में। जैसे आप यदि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, मतलब लैपटॉप या मोबाइल पर, तो जो दिख रहा है ना आपका, उसी में सारे के सारे हैं, यानी इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। होपफुली आप समझ चुके होंगे आप। अब थोड़ा सा हम लोग और समझने का कोशिश करते हैं इसमें। अब देखो, सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, चाहे तो उससे रोशनी निकल जाए, हमारे आंखों पर आ जाए, वो खुद मतलब उसमें हो, रोशनी एमिट कर रहा हो, या नहीं है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरे पास आ रहा है या आपकी आंखों पर जा रहा है। तो ये वो एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है। क्या है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, यहां से एक लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ गया, ये दूसरा लाइट यहां से आया, रिफ्लेक्ट हुआ गया। अब आप देखो कि बेसिकली इसको जब आप देखोगे तो एक्चुअल में ये मीट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ये वर्चुअली मिरर के पीछे। आप अपना शक्ल देखते हो मिरर में ना, आप मिरर में शक्ल देखते हो तो क्या दिखता है आप देखो कि अच्छा मिरर के पीछे बन रहा है। तो ये क्या है, वर्चुअल, मतलब रियल नहीं है, मतलब ओरिजिनली नहीं है। यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बिल्कुल इनसाइड द मिरर आप बोल सकते हो। ऐसा लगेगा कि मिरर के अंदर हो रहा है ये चीज, घटना। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से सिर्फ दो रे नहीं आते हैं, यहाँ से मल्टीपल रे आते हैं जो आपके आंखों में जाएंगे। लेकिन सारे के सारे मर्ज कहाँ होते हुए प्रतीत होंगे, ये आई पर। दो रे हम लोग बस अपना इजी के लिए लेते हैं। अब इतने सारे रे तो आप दिखा नहीं सकते हो, इसको हम लोग आगे जब स्टडी करेंगे और डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ से और भी रे आ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि बस एक ही ये दो रे। एक रे हो सकता है कि ऐसा भी है, सॉरी ऐसा जाए, ये भी जो मर्ज करेगा ना कहीं कहीं नहीं करेगा, ये बाहर नहीं जाने वाला है। तो बीम ऑफ रे, बीम ऑफ जो लाइट है ना आते रहता है, बहुत सारे रे आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि जो इमेज है वर्चुअल है। क्या है इमेज, इमेज हमारा क्या है, वर्चुअल है। दूसरी बात, इमेज क्या है, बिल्कुल सेम साइज का होगा, यानी इसका जो साइज होगा आप प्रैक्टिकल में नहीं दिखा सकते, आप जाना और आप मिरर में देख रहे हैं, ठीक है, साइज सेम होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा। दूसरी बात, ये इरेक्ट होगा। इरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधा। आप यदि मिरर में अपने आप को देखते हो तो सीधा देखते हो, ऐसा तो है नहीं कि सर नीचे हो जाता है पैर ऊपर हो जाता है, नहीं होता है, यानी कि इसको आप सीधा बोल सकते हो। ठीक है, और यदि और क्या इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, लैटरली ये जो होता है इन्वर्टेड होता है कहीं ना कहीं। क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। लेटरल, जैसे कि अगर आप मिरर में आप देखोगे, इसका मीनिंग यह है कि सपोज आप खड़ा हो जाओ मिरर के सामने,
तो लेफ्ट हैंड आपका क्या है, मिरर की तरफ से दिखेगा कि वो राइट हैंड बन चुका है, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब देखो, इमेजिन करो, खड़ा हो जाओ मिरर के सामने, वो सामने वाले बंदे को क्या लगेगा, उस साइड से अगर देखता है टर्न होकर मिरर की तरफ से, देखिएगा कि अब लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड हो चुका है। तो ये चीज का शिफ्टिंग होता है। अब यहाँ पर देखो एक इमेज बन रहा है। अब देखो कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक रे आया, ये मिरर है, ये डॉगी है। डॉगी नहीं, सपोज करो आप ही हो, मतलब आपका यहाँ पर आई है, पिक्चर था इसलिए मैंने ले लिया। तो बाय द वे ये आई है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, एक पॉइंट के लिए एटलीस्ट तो दो रे चाहिए कि कहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन हमने यहाँ क्या लिया, एक हेड का ले लिया, एक ये फीट का ले लिया, और हमने इमेज बना दिया। ये गलत नहीं है, लेकिन एक बात समझो, मैं जो बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो हेड है ना, इससे भी एक लाइट आया, ऐसे गया होगा आंखों में। एक और होगा जो यहां से आया होगा ऐसे, जो आंखों में गया होगा, तब जाके हेड का फॉर्मेशन हुआ। यानी यहां से मल्टीपल रे आए होंगे आंख में, तब ये एक पॉइंट यहाँ पर बना होगा, राइट। तो उसी तरह जो ह्यूमन ये बॉडी है, कोई पर्सन खड़ा है ना, इसके हर एक पॉइंट से मल्टीपल रे निकल रहे होंगे, डायरेक्टली नहीं। आई मीन सोर्स ऑफ लाइट कहीं है, यहाँ लाइट आता होगा, इससे रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर आता होगा, और फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों, या डॉगी है उसकी आंख में जाता होगा। तो एक पॉइंट से मल्टीपल आते होंगे, लेकिन क्लियरिटी के हमने क्या किया कि एक यहाँ पर दिखा दिया। यानी कि अगर मैं हेड का सिर्फ बात करूं, तो यहां से एक और ऐसे निकलेगा रे। सपोज ये यहाँ पर आया, ये भी यहाँ पर आया, तो सपोज ऐसे गया आंखों में, ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूँ, सपोज ये इस तरह से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका कुछ शायद कुछ और एंगल हो, सपोज ऐसे कर कुछ, ठीक है। तो यहाँ ये दो रे निकला, तब ये हेड का, ये हेड यहाँ पर बना है। उसी तरह इसका जो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है ना, पूरे बॉडी का, पूरे बॉडी का, पूरे बॉडी से मल्टीपल यहां से रे ऐसे निकल रहे होंगे, कुछ ऐसे निकलते होंगे, कुछ ऐसे जाते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे निकलते होंगे, कुछ ऐसे जाते होंगे। तो हम लोग सारे रे नहीं दिखा रहे, क्योंकि दो जो रिफ्लेक्टेड रे है, उसका जो इंटरसेक्शन है, उसमें उस पॉइंट का पता चल जाता है। तो बाकी जो भी रे है ना, जो रिफ्लेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट पर करेंगे। ये बात शायद आपको समझ में आएगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं। एक पॉइंट हमने दिखाया, तो उससे मल्टीपल, ऑब्वियस सी बात है ना, एक पॉइंट है, दो रे तो उससे निकलने से रहा नहीं, बहुत सारे रे निकलेंगे। तो इस बात को समझना है, यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लियर है, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सिर्फ ये टू रे से ये चीज नहीं बना है, ओके, समझ में आया बात। तो इसी तरह हमने क्या क्या क्लियरिटी के ले लिया, चलो एक यहाँ पर ही लिया, तो यहाँ पर हुआ, एक यहाँ लिया, यहाँ पर हुआ। ये वर्चुअली क्या है, यहाँ पर ऐसा इसको लग रहा है कि मीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आई मीन टो का फॉर्मेशन हो गया, फीट का, यहाँ पर हेड का। तो यहाँ पर देखो आप, सेम साइज है ना, साइज सेम, इरेक्ट है, सीधा है इमेज, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड है। देखो लेफ्ट वाला हैंड, इसका जो लेफ्ट हैंड है कैसा महसूस हो रहा है, राइट हैंड, इसका राइट हैंड कैसा महसूस हो रहा है, लेफ्ट हैंड। इसका देखो लेफ्ट फिट कैसा लग रहा है, राइट बन गया यहाँ पर राइट फिट कैसा लग रहा है, लेफ्ट बन गया। और दिस इज अ वर्चुअल इमेज। तो होपफुली आप समझ चुके होंगे। इसलिए ये चीज आगे भी आपको बहुत यूजफुल होने वाला है कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी एक पॉइंट से सिर्फ दो रे नहीं निकलते हैं, बहुत सारे निकलते हैं। लेकिन क्यों हम लोग सिर्फ दो को कंसीडर करते हैं, शायद आपको अभी मिरर के केस में समझ में आ गया होगा, अपने इजी दिखाने के लिए रे डायग्राम को। अब हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पर आने वाले हैं। अभी हमने मिरर देखा, प्लेन मिरर देखा था, जो शायद आपने पहले ही पढ़ा होगा क्लास में। अगर ये सब जानते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट। अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप का मिरर देखेंगे जो प्लेन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि इस टाइप की मिरर बनता कैसे है। यानी कि हम लोग कुछ बात करने वाले हैं कर्व टाइप का मिरर, जो स्ट्रेट नहीं हो, थोड़ा कर्व्ड हो, प्लेन नहीं हो, थोड़ा कर्व उसका पार्ट हो। तो अब मेरी बात आप सुनते जाओ, आपको बस
स्टोरी की तरह सुनना है, ठीक है ना, बस सुनते जाओ, आपको मजा आएगा और शायद आप समझ जाओगे। आपने बॉल देखा है, कॉस्को बॉल, सभी लोगों ने देखा होगा, राइट। अब मान लो कि कॉस्को बॉल अंदर से हॉलो है, खाली है, क्रिकेट खेलते समय देखा होगा आपने। तो यहाँ पे इस बॉल को हमने, ये ब्लैक जो लाइन आप देख रहे हो, यहाँ से कट कर दिया किसी चीज से, तो कैसा निकलेगा, कुछ ऐसा निकलेगा शेप। ये जो मेरा माउस जहाँ पर, ऐसा कुछ शेप निकलेगा। देखो आप, अगर मैं इसको बोल दूं पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2, तो देखो आप, कुछ पिक्चर 1 की तरह निकलेगा, जो कटा हुआ पार्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कटा हुआ कुछ ऐसे रहेगा और ऐसे कुछ, और ये अपने आप में क्या है, एक सर्कल है ना, बाहर का जो पार्ट कटा हुआ है। इमेजिन करो ना, बॉल खेलते हो इतने और देखो कट फट जाता है, तो सपोज यहाँ से काट दिए तो कैसा हुआ, कटोरी जैसा कुछ निकलेगा बॉल की तरह। बॉल क्या होता है, सर्कुलर कंप्लीट होता है और पीछे से हल्का ओवल जैसा होता है, ऐसा कुछ शेप दिखेगा आपको, ठीक है। अब उसको अगर हॉरिजॉन्टल हम रखें, ये तो वर्टिकल देखा, हॉरिजॉन्टल रख दे तो देखो तो ये बॉल की तरह दिख रहा है ऐसे। ये क्या है, सर्कुलर है, कंप्लीट एक सर्कल है। इमेजिन कर लो, इमेजिन नहीं हो पा रहा है, बॉल लो, उसको कट कर दो, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात, ये बॉल है, तो बॉल का कुछ तो रेडियस हो, बॉल क्या है, स्फीयर, इसका रेडियस होगा। चलो इतना तो पहले क्लास में पढ़ा है, तो चलो इसका रेडियस है, अच्छी बात है। तो ये इस तरीके का जो शेप बना है, इसको हम लोग बोलते हैं टू टाइप्स ऑफ मिरर। ऐसे बनते हैं, टू टाइप्स ऑफ मिरर बनते हैं, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। अब किसको कनकेव बोलते हैं, किसको कन्वेक्स बोलते हैं, बाद में हम लोग समझेंगे। बस इतना ही समझते हैं कि मिरर तो हमने देख लिया। अब ये बॉल से मिरर नहीं बनता है, बेसिकली ग्लास होता है पार्ट, वो कैसे बनता है वो बाद में हम लोग देखेंगे। फिलहाल भी देख रहे हो उसका शेप कैसा होता है, तो ये शेप आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके का शेप है जिसे टू टाइप ऑफ मिरर बनता है। कैसा बनता है, टू टाइप ऑफ मिरर। एक क्या होता है हमारा कॉनकेव, और दूसरा हमारा क्या होता है कॉन्वेक्स। इस तरीके से दो मिरर का फॉर्मेशन होता है। अब मिरर का जब फॉर्मेशन हुआ तो कुछ इसमें फिजिकल हम लोग कुछ टर्म्स भी जोड़े कि क्या क्या इसमें हो सकता है। तो पहली बात, पिक्चर 1 को आप देखो ध्यान से, ये जो कटोरी की तरह जो है, ये जो ओ पॉइंट है, इसका ओ पॉइंट है, देखो ओ पॉइंट सेम है। इसको अगर कट करोगे हाफ से बॉल को तो ओ पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। ये रेडियस है ना स्फीयर का। अगर मैं इसको बोल दूं पी पॉइंट, तो ओपी क्या है, रेडियस है ना स्फीयर का। ओपी क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है ना। यही क्या है ओपी, यानी ये ऐसा पी है ना, ओपी देखो तो ओपी, यही चीज है रेडियस ऑफ स्फीयर। चलो अच्छी बात है, ये समझ में आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो कटिंग हुआ है तो किस स्फीयर का रेडियस से बना है। तो ये पता चल गया कि ये जो हमारा कटिंग जो शेप मिला है, जिससे मिरर हम लोग बनाएंगे कनकेव या कन्वेक्स, जिसका रेडियस क्या है आर, ये पता चल गया। दूसरी बात, ये जो कटोरी की तरह देखो, सपोज पिक्चर 2 में आप देखो कटोरी की तरह, इसका कहीं सेंटर ये होगा, ब्लैक डॉट है, ये सेंटर दिख रहा है, ये सेंटर है। इसके बिल्कुल नीचे आप स्ट्रेट चले जाओ, बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट जहां मिलता है उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। यानी कि बॉल को कट करना और जो ऊपर का है सर्कुलर, बिल्कुल जो सेंटर सर्कुलर बन रहा है उसको बिल्कुल नीचे आप कहीं ऐसे पिन डालना, वो जहां पर जाएगा वो होता है पोल। किसका, उसको नाम हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। पोल ऑफ दिस कटोरी, पोल ऑफ दिस बॉल, जो कटिंग पार्ट है। बाद में सब समझ में आएगा कैसे कैसे हो रहा है चीजों को। तो अभी तक समझ में आया जो कटिंग हुआ है किस स्फीयर से बना है, आर रेडियस का। उसका पोल कहाँ है, जो कटोरी है उसका बिल्कुल सेंटर जो है, यानी सेंटर ऑफ जो कर्व पार्ट है ना, उससे हम लोग सेंटर ऑफ कर्व पार्ट, ये कर्व जो पार्ट है सेंटर ऑफ कर्व पार्ट इज पोल। और उसको विजुलाइज करना है तो क्या करो, कटोरी का जो सेंटर देखो बिल्कुल उसको बिलो देखना, सरफेस यानी नॉर्मल की तरफ देखना, क्या होगा वो पोल होगा। तो शायद आपको ये अब समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं जो हमने कटिंग पार्ट है इसको बड़ा किया, ऐसा ड्रॉ किया है, शायद आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो कटिंग पार्ट जो है
जो कट किया था हमने बॉल का, मान लो कि एक ग्लास का ही बॉल है, अभी तो समझाने के लिए बोला ग्लास का बॉल है, तो कटिंग किया तो किस रेडियस का था? आर रेडियस के स्फीयर से बना हुआ था। पोल कहाँ था? हमने ये देख लिया, पोल यहाँ पर है, ठीक है। तो वो जो कटिंग हुआ था बॉल, कटिंग जो बॉल हुआ था उसका सर्कुलर ये एरिया, सर्कुलर ये है सर्कल, सर्कमफ्रेंस, तो उसका कुछ डायमीटर भी होगा, डायमीटर होगा। देखो तो वो जो बॉल बना है उसका डायमीटर है, डायमीटर क्या है? एम एन, एम एन को बोलते हैं एपरेचर, एपरेचर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। ये क्या है? सी इज सेंटर, यानी कि ये जो सी है हमारा, सी क्या है? सेंटर। कौन सा सेंटर? जिससे जिस स्फीयर से बना था, जिस स्फीयर से ये बना था, इसका मतलब हमारा सीपी, हमारा सीपी क्या हो गया? हमारा सीपी रेडियस हो गया किसका? स्फीयर का। मान लो इसका आर है तो सीपी हमारा आर हो गया। पी हमारा क्या है? पोल हो गया। पी देखो तो पोल हो गया हमारा। एम एन एपरेचर, ठीक है, यानी कि डायमीटर जो होता है, जो कटा हुआ है, उसको हम लोग एपरेचर बोलते हैं। अब ये जो है इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर का पार्ट का जो बना हुआ सेंटर था, जिसको हम बोल रहे थे कि सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जिस लाइन से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सीपी हुआ, सीपी जो हुआ ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये तो समझ में आ गया। अब मिरर कैसे बनता है कि जब बाहर के पार्ट को आप पॉलिश कर देते हो, लाइट यानी कि वहां से मूव नहीं कर सकता है, क्रॉस नहीं कर सकता है, सिल्वर रहता है, कोटिंग ब्लैक करके ऐसे किया जाता है। तो देखो यहाँ पे पिक्चर में देखा होगा कि कोटेड है ना, तो ये अंदर की पार्ट क्या है? तो बिल्कुल खाली खाली दिख रहा होगा, ठीक है। हम लोग और डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ कहा जाता है कि जो भी लाइट अंदर की तरफ आएगा, जो भी लाइट अंदर की तरफ आएगा, यानी कि सपोज अगर मैं एक रे बताऊं ऐसे करके, जो भी लाइट अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ, वो क्या करेगा कि एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर जाता है। जो भी पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइन आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आएंगे, वो एक पॉइंट से गुजरते हैं। अगर आप इधर से भी देखना चाहोगे, ऐसे कुछ है, ये टकराया यहां से और ऐसे करके नीचे, ये जहां से निकला इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और पोल, ये जो प्रिंसिपल फोकस है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं कि जब हम लोग बिल्कुल कंप्लीट थ्योरी में जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन न हो कि स्फीयर है कैसे। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि कहीं न कहीं इसको 3 डायमेंशन आपको देखने को समझ में आए कि कैसा दिखता है एग्जैक्टली। फिर हम लोग इसको इतना डिटेल में नहीं लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 2D की तरह लेकर बनाना शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो सारे ये सब चीज लिखा हुआ है, आप समझो। यहाँ पर पिक्चर से शायद आपको समझ में आ जाएगा। पी क्या है? पोल, मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी पी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ यहाँ पैरेलल लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहे हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सीपी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल टू द मिरर एट पोल। जो ये सीपी जो है ना, ये जो पोल है उसको मिरर पर नॉर्मल होता है। नॉर्मल मीन्स इस पॉइंट पर जब टेंजेंट हम लोग खींचेंगे, यानी कि इस टेंजेंट से 90 डिग्री होगा। ओके, एम एन बताया मैंने, डायमीटर एपरेचर है। डायमीटर किसका है? जो कटिंग पार्ट हुआ है, जो बॉल आपको मैंने दिखाया था, एक सर्कुलर हो, उसका डायमीटर होगा, वो है। एफ पी फोकल लेंथ हमने बताया था। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात आती है। इंपॉर्टेंट बात यह है
कि ये जो भी हम लोग इस चैप्टर में या फिलहाल जो स्टडी करने वाले हैं उसमें एक बात हम लोग कंसीडर करने वाले हैं कि एम एन मीन्स डायमीटर, एम एन डायमीटर यानी कि एपरेचर, ये जो हमारा बहुत बहुत छोटा होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर से, आर से। इसका रीजन ये है, पहली बात समझ लो कि छोटा इसलिए रखते हैं यानी कि जो बॉल है ना बहुत बड़ा स्फीयर होगा, उसका वो छोटा सा पार्ट हम लोग कट करने वाले हैं। क्योंकि जब बहुत सा, इसको समझना नहीं है, बस सुन लो आप ताकि माइंड में लगे कि हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं बस। बहुत सारे जो पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के आते हैं और एपरेचर बड़ा होगा तो जो पैरेलल लाइन है ये सारे के सारे फोकल लेंथ से नीचे जाते हैं, डिस्टॉर्ट डिफरेंट पॉइंट से गुजरने लगते हैं। इसका हम लोग ऐसा लेते हैं कि जब एपरेचर बहुत स्मॉल होता है तो जो भी पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से आते हैं, पैरेलल रे जो आते हैं, तो मोस्टली क्या फोकल जो प्रिंसिपल फोकस है उससे गुजरते हैं। इसलिए हम लोग जो इसमें स्टडी करने वाले हैं क्या, एपरेचर यानी एम इन बहुत छोटा होगा, यानी बहुत छोटा सा हम लोग पार्ट लेने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा स्फीयर, ऐसा ग्लास का बड़ा स्फीयर जिसका बहुत छोटा सा पार्ट हो, उसका हम लोग बनाने वाले हैं मिरर। ठीक है, ये हुआ समझदारी, मिरर कैसे बनता है क्या होता है। तो फिलहाल अभी आपने समझ गया कि मिरर कैसे बनता है, उसमें फोकल पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वगैरह वगैरह जो टेक्निकल बात है आप समझ चुके हो। और हम लोग पढ़ने वाले क्या है ये भी आप समझ चुके हो, टेम्परेचर बहुत स्मॉल होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इस तरह के जो मिरर बन रहा है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं 2D दिखा रहे हैं। अब हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखाने वाले, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और ऐसे ये जो कांटेदार है दैट मीन्स ये साइड पॉलिश है, जिधर कांटेदार ऐसे लगा हुआ यानी वो पॉलिश्ड है। ठीक है, यानी कि जो लाइट होगा इधर से रिफ्लेक्ट करने वाला जिधर स्मूथ पार्ट है यानी अंदर। ठीक है, यह कांटेदार है उधर लाइट नहीं इंसिडेंट होने वाला है, ना उधर से रिफ्लेक्ट होने वाला है। किधर से होने वाला है, जिधर कांटे के अपोजिट वाला, तो इस साइड से यहाँ ऐसे। लेकिन बेसिकली क्या है माइंड में आपको होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, स्फीयर का बहुत छोटा सा पार्ट होगा। ये आप समझो जो मैंने डिटेल में बताया। तो चलो उस बात को छोड़ते हैं, यहाँ पर फोकस करते हैं कि हम लोग फटाफट कैसे। तो 2D प्रेजेंटेशन क्या होगा इस तरीके से। तो कनकेव यानी कि बाहर के पार्ट जब पॉलिश है तो कनकेव, केव मीन्स गुफा, मतलब आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने लिख दिया गुफा। गुफा वाला पार्ट अगर अनपॉलिश है यानी पॉलिश नहीं है, जहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो गुफा वाली पार्ट है इसको बोलते हैं कनकेव। उसके अपोजिट यानी कि जो गुफा वाला पार्ट है वो पॉलिश्ड है और उभरा पार्ट अनपॉलिश जो बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं कन्वेक्स। तो हम लोग स्टडी यहाँ क्या करने वाले हैं, दो तरीके से। एक कनकेव मिरर को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दूसरा कन्वेक्स मिरर। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सारा कुछ यहाँ लगने वाला है। ठीक है, और जो भी अभी डिटेल बताया, जो भी मैंने बताया फोकल लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस जो कनकेव में होगा वैसा ही कन्वेक्स में भी सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, ये कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर है। आपको पता है फोकल लेंथ यहाँ पर है, फोकल लेंथ एफ है, एफ यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज पोल है। हमने क्या डिस्कस किया था कि एपरेचर जो है बहुत ही स्मॉल होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस चीज को हम लोग माइंड में लेकर चल रहे हैं। ओके, तो जो भी लाइट आएगा हम लोग ऐसा मानते हैं जो भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट एंड पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, राइट। यहाँ पर देखो सारे पास हो रहे हैं ना, यहाँ पर पिक्चर ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। ओके, तो जब हम लोग इस तरीके से चीज को देखे तो हम लोग एक चीज ऑब्जर्व किया, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट किया तो एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द मिरर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी गेट कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो R इक्वल टू क्या आया अपने को, R इक्वल टू 2F मिला जब हम लोग एक्सपेरिमेंट ऐसे करके देखा। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, देखो यहाँ पिक्चर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
ए क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, ए क्या है, पोल है। तो एफ पी हमारा क्या है, एफ पी हमारा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है ना। तो हमने क्या देखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सीपी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ, यानी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। ओके, ये तो छोटी बात है, आप ऐसे ही समझ जाओगे। तो हम लोग समझ गए, एक चीज यहाँ हम लोग क्या समझ में आया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ होता है। चलो एक रिजल्ट हमें मिला है, ये दोनों के लिए वैलिड है, कनकेव के लिए भी, कन्वेक्स के लिए भी। हम लोग कन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं कैसा हो सकता है। अब देखो ऐसा कन्वेक्स मिरर है, मतलब कि इनर पार्ट पॉलिश है, जो ओवल पार्ट है, जो बल्ब पार्ट है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लो कि ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ किया, दिस इज द पोल, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एंड समहाउ दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहां से जो भी लाइट आएगा पैरेलल, ठीक है, वो हमने क्या बोला कि फोकल, जो प्रिंसिपल फोकस है उसे क्रॉस करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली ये महसूस नहीं होता है, मतलब रियल में नहीं क्रॉस करता है, यू विल फील लाइक दिस, कहाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसे आया, ऐसे मल्टीपल रे आएंगे। तो बेसिकली क्या, जो पैरेलल लाइन से ऐसा फील होगा कि प्रिंसिपल फोकस पर मर्ज कर रहे हैं जाकर। ठीक है, यहां भी केस में आप निकालोगे तो दिस इज द एफ एंड दिस इज द आर, सो आर इज इक्वल टू 2f दोनों केस में। एक बात और आपको बता दूं कि इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको हम लोग समहाउ इन टेक्निकल टर्म समझते हैं कि वो सारे जो रेज हैं, वो छोटा सा हमारा अपर्चर है तो पैरेलल ही आ रहे हैं रे। ठीक है, आगे इस चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं। यहां हमने देख लिया कि कन्वेक्स मिरर में कैसा होता है। अब हम लोग कुछ रे डायग्राम समझेंगे जो बेसिक एक्सपेरिमेंट पर देखा गया है कि कैसे कैसे इनका मूवमेंट होता है, किस डायरेक्शन में जाता है। तो पहला है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों केस में हम लोग देखते चलेंगे कि क्या होता है। अगर कोई भी रे, यहां हमने लिया कनकेव, इसमें ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट ना करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये श्योर क्या होगा, ये प्रिंसिपल फोकस से ही क्रॉस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, प्रिंसिपल जो फोकस है वहां से क्रॉस करेगा। ये कनकेव का बात हुआ। ये क्या है, कनकेव मिरर, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ठीक है, इस केस में भी कुछ ऐसा ही है, दिस इज द पोल, दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी यहां से आएगा तो समहाउ लाइन को बेसिकली मैं पहले इधर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। बेसिकली पहले रिफ्लेक्ट ऐसे करता है तो हम लोग इस तरह करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी जैसे सॉरी कनकेव में ये इस पॉइंट पर जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे, सॉरी इस पॉइंट पर जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये रिफ्लेक्स यानी कि इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है, ये बराबर होगा, यानी सभी जगह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फॉलो होगा। जो रूल था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सभी जगह फॉलो होंगे। यहाँ भी अगर यहाँ भी, और बेसिकली ये क्या है, नॉर्मल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा ना। क्यों, आपको पता है किसी पॉइंट पर आप नॉर्मल जब ड्रॉ करोगे
तो सेंटर से जो लाइन जाता है वो क्या होता है, तो टेंजेंट पर नॉर्मल होता है वो उस पॉइंट पर, तो ये क्या होगा, सेंटर से क्रॉस करेगा। अब यहाँ भी सपोज अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ नॉर्मल, तो ये क्या है, कुछ ऐसे सेंटर से ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जो इंसिडेंस है और रिफ्लेक्टेड है ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर अब सेकंड रे हमने लिया ऐसे कुछ, तो ऐसे होगा। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो वो कहां से क्रॉस करेगा, कहां पर जाएगा, वो कनकेव की बात है तो लिटरली रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। कन्वेक्स में है दैट सीम्स टू बी, क्या होगा, ये प्रिंसिपल फोकस है, ऐसा फीलिंग आएगा। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कौन के पहले हम लोग देखते हैं, क्या है हमारा पोल है, फोकल प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कोई अगर रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, यानी मान लो कि कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। जब प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा तो ये श्योर है कि टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, कोई भी नहीं। यहाँ भी सारे कुछ फॉलो होंगे। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला दो इस पॉइंट को, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। अब हम लोग कन्वेक्स की बात कर लेते हैं। क्या है, प्रिंसिपल है, पोल है, प्रिंसिपल फोकस है एंड कर्वेचर है। यहाँ भी ऐसे आया, सॉरी, कोई भी रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब यहां से सपोज करो कि होगा तो नहीं, लेकिन मान लो कि ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ टुवर्ड्स है, तो ये रिफ्लेक्ट होगा और ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, राइट। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कुछ इसको ऐसे मर्ज करोगे, ऐसे मीट करो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, बोथ इक्वल होगा। नेक्स्ट है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने पर क्या होता है। ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर। तो ये सेम चीज रिपीट करना है, बस एक बार ये दिखा दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, है तो बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है सारे, ठीक है। हो रहा है कि रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होता है तो क्या हो, हम मान लो कि ऐसा कुछ पास हो, ठीक है, थोड़ा सा मिरर को बाहर रखते हैं, ऐसा कुछ पास हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रहा है वो बेसिकली क्या है, नॉर्मल टू द मिरर है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो जो भी ऐसा आता है इसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो इंसिडेंट है उसी डायरेक्शन में, अब वो रिवर्स डायरेक्शन में वो रिटर्न हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं, कॉन्वेक्स के बारे में। ये कॉनकेव है, पोल है, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से भी आप देखो, सपोज कोई रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाए, इस केस में बेसिकली सेंटर कर्वेचर को नहीं जा रहा है, लेकिन आप समझ रहे हो कि ऐसा प्रतीत हो, ऐसा फील हो।
यहाँ पर है रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्लिकली मीन्स होता है कि आप इसको स्लैंट बोल सकते हो, थोड़ा सा तिरछा। जैसे कि सपोज हमने ये कॉन्केव मिरर बनाया, ये हमारा पोल है, सपोज ये प्रिंसिपल फोकस है, कर्वेचर है। तो बोल रहा है कि पोल पर ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कोई सपोज करो कि इस तरह से रे इंसिडेंट हो रहा है, तो इस तरह रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर P जो पॉइंट है, P पॉइंट पर नॉर्मल क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो लाइन है CP प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ नॉर्मल है। तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर आप इस केस में बात ही करो, ये तो कॉन्केव की बात हो गई। क्या बोला गया कि अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली यानी कि स्लैंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट P यानी पोल पर, तो क्या होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, CP जो है एज ए नॉर्मल बिहेव कर रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंट I इक्वल टू R। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्वेक्स के केस में देखोगे ये हमारा प्रिंसिपल हुआ, सॉरी पोल हुआ, प्रिंसिपल फोकस एंड कर्वेचर। अब यहाँ पर कोई भी सपोज ऐसे आए, ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे रिटर्न कर जाएगा। ये जो एंगल है I, ये एंगल R इस तरीके से होगा। समझ में आया चीजों को? तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस ये किया कि अगर इसको मैं समराइज कर दूं थोड़ा सा फटाफट, तो बेसिकली इसको ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट हमने ये बोला कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू, कहां से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट का अगर बात करें हम लोग, तो rays which goes through principal focus, then the reflected rays travel parallel to principal axis। यही है ना। थर्ड हमने क्या देखा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई चीज मूव करता है, सॉरी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को से होकर जाता है, रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर reflected back and reverse the सेम पाथ को रिवर्स करके आ जाता है। ठीक है, और चौथा क्या था कि रे इंसिडेंट obliquely on the pole, तो क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल I इक्वल टू R होता है, वेयर सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल, वेयर लिखे जो उतनी आप समझ गए होगा, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके के 4 रिजल्ट हमें समझ में आए।
अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मिरर कैसा होता है, उसके बाकी जो टेक्निकल पार्ट है उसको समझा। मिरर पर रेज अगर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ये सारे कुछ हमने समझ चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि मिरर यानी कनकेव और कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, इस मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से कंफ्यूजन शुरू होता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करेंगे, तब इमेज फॉर्मेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये कनकेव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया ए बी। ठीक है, ध्यान से समझना। बी पॉइंट से अभी तक आपको क्या ध्यान होगा, टू रे आया और हम लोग पॉइंट को बना दिए। टू रे जब रिफ्लेक्ट करता है, जहां इंटरसेक्ट करता है, हम लोग ये इमेज वहां मिल जाते हैं। अब बात ये समझने की है कि बार बार आपके मन में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि एक रे यहां से लिया, निकाला, एक बॉटम से निकाला, इमेज बना दिया। बेसिकली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अब बात समझिए, यहाँ पर बी पॉइंट आपको दिखा, दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, ये भी जो है उसका बी पॉइंट दिखा, बी से मल्टीपल रेज निकलेंगे। आप देखो, एक रे निकला, क्रॉस किया, दूसरा निकला, क्रॉस किया, तीसरा निकला, क्रॉस किया, चौथा निकला, क्रॉस किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो हमने अभी पिछले जो स्टडी किया, जिसके 4-5 तरीके से रे कैसे निकलते हैं, प्रिंसिपल फोकस से जाने पर क्या होता है, पोल पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले से क्या होता है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी पॉइंट से, मान लो कभी मैं ऑब्जेक्ट इसको हटा दूं, सपोज करो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा दूं, सिर्फ मैं बोलूं कि एक बी पॉइंट है, मान लो कि बी पॉइंट है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बोल दूं कि बी पॉइंट बाय द वे। ठीक है, मान लो कि मैंने बोला कि बी पॉइंट है सपोज, तो बी पॉइंट से इतने सारे रे आने वाले हैं और सिर्फ यहाँ पर बी पॉइंट बनने वाले हैं। ठीक है, क्या बनने वाला है, बी पॉइंट। ठीक है, उसको सपोज में बी डैश लिख दिया। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्ट जो है उसमें बहुत सारे उसके बॉडी में पॉइंट हो, हर एक पॉइंट से बहुत सारे रे निकलने वाले हैं। हम लोग को नहीं पता कितना, लेकिन इतना पता है कि अगर टू रे भी, उसका दो रे भी हमें कुछ समझ में आ जाए कि कैसा निकल रहा है और उसका प्रॉपर्टी हमें पता है, तो ये बता सकते हैं कि उस पॉइंट का एग्जैक्टली कहां पर उसका इमेज बन रहा होगा। बात समझ में आया? मैंने क्या बोला, फिर सब समझो। बी एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, तो बी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए एक मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करवा दिया तो वापस आ गया, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल किया और यहाँ पर हम लोग पॉइंट मिल गया, बी डैश मिल गया ना। अगर मैं बोलूँ ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल एक है, तो रेट्स दिखाता हूँ। यहाँ दो सिर्फ रे ले लेते हैं, एक ये और ये रिफ्लेक्ट होके गया, ये एक, ये दूसरा मैंने बताया ये और रिफ्लेक्ट होके गया ये दोनों को भी अगर मैं ले लूं सिंपली, ये रे और ये रे यहाँ मिल गया। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बहुत सारे रे आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर एक पॉइंट को नहीं शो करते हैं, अपने विजुअल को क्लियरिटी के लिए हम लोग सिर्फ टू रेस को लेते हैं, और भी वैसा रे लेते हैं जो हमारे कन्वीनियंट हो, जिसका प्रॉपर्टी हमें पता हो, दिखाने के लिए फॉर कन्वीनियंस। लेकिन बेसिकली प्रैक्टिकली क्या होता है, बहुत सारे रे आते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको बैक ले जाऊं, तो यहां पर, यहाँ जो ए बी ऑब्जेक्ट है यानी कि बी पॉइंट, ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होंगे। मेरी बात समझो, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे और हर एक पॉइंट से इतना ही मल्टीपल, न जाने कितना, बहुत सारे रे निकलते होंगे और तब जाके कंप्लीट यहाँ पर ये बी डैश और सपोज ए डैश इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पहली बात, माइंड से कंफ्यूजन निकाल दो कि दो रे निकला और यहाँ इमेज बन चुका है। हर एक पॉइंट के लिए, जैसे इस पूरी पॉइंट के लिए मैं बताया ना, इतना सारा रे, इतना नहीं, इससे बहुत ज्यादा है।
अनलिमिटेड। उसी तरह हर एक पॉइंट से ऐसे निकलते होंगे तब जाकर ये बनते हैं। यानी कि यहाँ भी इसी तरह एक एक पॉइंट का इमेज बना होगा, एक एक पॉइंट, यानी सारी जगह रे आ रहे हैं, ये सारी जगह ये रे कुछ ऐसे आ रहा होगा, कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं से, और यहाँ से कहीं न कहीं सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे दिखाओ तो ऐसे क्रॉस करता होगा, तब जाके इमेज ये बनता है। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आए कि इमेज बनता कैसे। अब किस पोजीशन पर क्या बनेगा वो तो बात की बात है, पहले ये समझना जरूरी था कि इमेज बनता कैसे। यानी ए बी ऑब्जेक्ट का एक एक पॉइंट क्या है इमेज बनता है, और हर एक पॉइंट से बहुत सारे रे निकलते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 रे को इसलिए लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। अब देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा, अभी तो समझ लिया आपने इतना। अब मैं ऐसे बोल दूं कि सपोज ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ये हमारा पोल हुआ, सपोज हमारे प्रिंसिपल फोकस हुआ, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब ये पॉइंट है, सपोज मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर कोई पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट है मान लो ए है। तो अब इमेज बनाना है, तो आप क्या करते हो, सिंपल यहाँ से एक पैरेलल लाइन लिया ना, आप क्या करते हो, पता है हमें प्रॉपर्टी पता है, एक्सपेरिमेंट किया, देखा है, पढ़ा है। हाँ, जो पैरेलल लाइन है वो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करता है। चलो जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने क्रॉस करवाया, तो आपको पता है कि अगर यहां से क्रॉस किया है सपोज, तो ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये 2 रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर क्रॉस किया, तो हमें पता चल गया कि पॉइंट जो है यहाँ पर इस तरह इमेज बना। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही रेज है, ये 2 रेज का प्रॉपर्टी हम लोग जानते थे, अपने कन्वीनियंट के लिए काम करें। लेकिन वास्तविकता में क्या होगा कि बहुत सारे रेज आ रहे होंगे, लेकिन जो भी होगा ये कहीं और से नहीं गुजरने वाले, बहुत सारे रेज होंगे, हमें नहीं पता, ये बहुत सारे रेज होंगे, ठीक है ना। ये इतना होगा, सपोज ये पोल पर गया, समझ में आया। तो एक पॉइंट का इमेज बनने के लिए बहुत सारे रेज की जरूरत होती है, तब जाकर वो पॉइंट बनता है। लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि सारे तो वहीं से गुजरना है, जब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखते हैं कि हाँ जी वहीं से गुजरता है, तो हम लोग ने जो स्टडी किया है फिर हम लोग अपने उस पर चले आते हैं कि ठीक है, मालूम है तो सारे ही से, तो हम लोग सिर्फ 2 रे को कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर अगर इसी को मैं बोल दूं कि अब ये पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना दूं, ऐसे यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो इस ऑब्जेक्ट में हर एक पॉइंट का ऐसे ही इमेज बनेगा, तब जाके यहाँ पर हर एक पॉइंट का ऐसे इमेज बनता जाएगा, ऐसे रे आएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, तब जाके हमें कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट मिलता है। आए बात समझ में। अब हम लोग जाएंगे कि इमेज किस किस केस में कैसे कैसे बनता है। तो अभी आपको शायद समझ में आ गया कि इमेज बनता कैसे।